students, myself Rubina Chaudhary, and today we are going to see a very important chapter of class 11 chemistry. Student, I am going to start today chemical equilibrium. It is very important when we compare it with entrance exams as well, whether it is JEE, whether it is NEET or it is any other entrance exam. Questions are going to be definitely come from this chapter. Apart from that, student, actually it is a base from which you have to see there are many chapters in class 12 which are related with this chapter as well. So student, let us start chemical equilibrium. Welcome to this chapter, and now we will see what is given in this chapter. Firstly, student, when we listen a word chemical equilibrium, then in our mind comes what does a word equilibrium means, right student? Because we have not ever heard about this name, or we would have heard but we don't know exactly what is equilibrium. So let us try to understand the meaning of this word, and then later on we will go to the chapter as well. So student, here is written equilibrium. Don't you feel this word is very much similar to the word equal, right? When we see equilibrium, it is very similar to equal. Okay, so equilibrium, for now I can say it is equal, but equal in what terms, students? Equal in what terms? Let us see now. स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम एक प्रोसेस होता है केमिकल रिएक्शंस के बीच में, और हम उस पे देखेंगे कि ये प्रोसेस होता कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रिएक्शंस के बारे में बताना चाहती हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो इफ़ वी आर गोइंग टू सी केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों, जब हम एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज कर लो दो टीम्स हैं, टीम ए और टीम बी, और दोनों मिलके एक गेम खेल रहे हैं, एंड दैट गेम इज़ नोन एज अ टग ऑफ वॉर गेम। आप सभी ने खेला होगा अपने स्कूल टाइम्स में या फिर कॉलेज टाइम्स में टग ऑफ वॉर गेम, राइट स्टूडेंट्स? तो हम इसी गेम की बात कर रहे हैं। टीम ए है और मेरे पास टीम बी है। हम लोग देख लेते हैं, ये मेरी टीम ए है और दूसरी तरफ मेरे पास एक रस्सी है और दूसरी तरफ मेरे पास टीम बी है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा बच्चों, टग ऑफ वॉर गेम में बीच में हैंकी लगी हुई है, राइट स्टूडेंट्स? बीच में हैंकी लगी हुई है और दोनों टीम मिलके इस रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हैं ताकि जो हैंकी है वो उनकी तरफ आ जाए। ये मेरा टीम ए है, वो भी हैंकी को अपनी तरफ पुल कर रहा है, और ये मेरा टीम बी है, वो भी हैंकी को अपनी तरफ खींच रहा है। अब मैं बोल रही हूँ बच्चों कि अगर टीम ए ने हैंकी को ज़्यादा फोर्स लगाई तो हैंकी किसकी तरफ आ जाएगा? आप बोलोगे मिस हैंकी जो है वो टीम ए की तरफ आ जाएगा। जब टीम ए का फोर्स ज़्यादा था तो ये हैंकी धीरे धीरे किधर आ गई? यहाँ पे आ गई, राइट स्टूडेंट्स? अब जैसे ही टीम बी ने देखा कि हैंकी जो है वो टीम ए की तरफ जा रही है, तो एट अ सेम टाइम टीम बी ने बहुत ज़्यादा एनर्जी अप्लाई की और बहुत ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करके वो रस्सी को अपनी तरफ खींचने लगा, बहुत फोर्स अप्लाई करके। इससे क्या हुआ, हैंकी टीम ए की तरफ से खींच के धीरे धीरे टीम बी की तरफ आ गई स्टूडेंट्स। तो ऐसा करके जैसे ही फोर्स टीम बी का ज़्यादा लगा, हैंकी टीम बी के पास आ गई, फोर्स ए का ज़्यादा लगा, हैंकी टीम ए के पास आ गई। ये होता रहेगा। अगर स्टूडेंट मैं आपसे ये बोलूँ कि जितना फोर्स तुम्हारा टीम ए लगा रहा है, जितना फोर्स तुम्हारा टीम ए लगा रहा है बच्चों, अगर उतना ही फोर्स तुम्हारा टीम बी लगाएगा तो हैंकरचिप किसकी तरफ जाएगी? तुम ये मुझे बोल सकते हो कि अगर मेरा टीम ए भी उतना ही फोर्स लगा रहा है और मेरा टीम बी भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, दो तरफ से इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, तो दोनों फोर्सेस कैंसिल कर देंगे ईच अदर, और जो तुम्हारी हैंकी है वो एग्जैक्टली सेंटर में ही रह जाएगी, राइट स्टूडेंट्स? जब एक तरफ से फोर्स और दूसरी तरफ से फोर्स बराबर है और डायरेक्शन अलग है, तो ना अब हैंकी इसकी तरफ जा रही है और ना हैंकी उसकी तरफ जा रही है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम। वी कॉल इट एज अ इक्विलिब्रियम। व्हेन फोर्स ऑफ टीम ए
was equal to the force of team B. There was no change in the position of handkerchief. ना टीम ए की हैंकी तरफ हैंकी गया, ना टीम बी की तरफ गया. हैंकी वॉज एग्जैक्टली इन दी सेंटर. तो जब पोजीशन मूव नहीं हो रहा है, इवन दो बच्चों देखो फोर्स लग रहा है, अभी भी ये टीम अपनी तरफ खींच रही है, वो टीम अपनी तरफ खींच रही है. मूवमेंट इसलिए नहीं हो रहा है ना बच्चों, क्योंकि हैंकरचिप नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स कैसा लग रहा है, बराबर बराबर का लग रहा है. यही इक्विलिब्रियम होता है बच्चों, यही इक्विलिब्रियम होता है जब एक तरफ से और दूसरे तरफ से फोर्स बराबर हो जाए. जैसे टीम ए और टीम बी का फोर्स बराबर हो गया, तो कोई चीज़ अपनी ही पोजीशन पे रुकी रह जाए, वो मूवमेंट ना दिखाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं. अब इसको हम और सिंपल टर्म्स में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन. तो स्टूडेंट्स, फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट types of reaction. Types of reaction. What is types of reaction and how we have to understand it? देखो बच्चों, हमने साइंस बहुत ही 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया है, और हम वहाँ पे रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब मेरे पास एक रिएक्टेंट होता है और दूसरी तरफ मेरे पास होता है प्रोडक्ट, और मैं बराबर इसको एरो से शो करती हूँ. राइट स्टूडेंट, ये एरो जो हम यूज़ करते हैं रिएक्शन में, वो मेरे रिएक्टेंट को और मेरे प्रोडक्ट को सेपरेट कर देता है. वी ऑल आर अवेयर विद दिस फ्रॉम आवर स्कूल लेवल. राइट स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूँ बच्चों, अगर आपको बोलूँ नेचर में 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, तो मैं जो पहले रिएक्शन के बारे में बात कर रही हूँ, इट इज़ नोन एज अ irreversible reaction. Irreversible reaction. What is irreversible reaction? Let us see student what is irreversible reaction. For that, consider student, you have a reactant A plus B, और ये reactant A plus B आपको आगे जाके प्रोडक्ट दे रहा है C plus D. ओके बच्चों, तो A प्लस बी मेरा क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे जो मेरा A प्लस बी है वो मेरे लिए रिएक्टेंट है, और मेरा जो C प्लस डी है वो मेरे लिए प्रोडक्ट है. ओके, अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक एरो यूज़ करती हूँ, और वो मेरा जो एरो होता है वो कुछ इस तरह से होता है. एरो रिएक्टेंट की तरफ से निकलता है और वो पॉइंट हो रहा है किसकी तरफ, प्रोडक्ट की तरफ. इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है चीज़ें यहाँ से रिएक्टेंट से जा रही हैं किसकी तरफ, प्रोडक्ट की तरफ. जैसे अगर हम देखें तो ट्रैफिक सिग्नल्स पे ऐसे एरो लगे होते हैं, कर्व्ड एरो लगे होते हैं, वो आपको डायरेक्शन बताते हैं कि जाना कहाँ पे है. बिल्कुल उसी तरह से ये एरो भी आपको क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि चीज़ें जा रही हैं फ्रॉम रिएक्टेंट टूवर्ड्स दी प्रोडक्ट. स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट, ये जो एरो होता है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट करता है, इस एरो को हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल एरो. इट इज़ नोन एज अ यूनिडायरेक्शनल एरो. नेचर में जो पहला रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को हम यूनिडायरेक्शनल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे तुमने स्कूल लेवल्स में देखा होगा, जैसे कि हम ऐसे देखते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा O2 के साथ और बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, और मैंने उस एरो से उसको रिप्रेजेंट कर दिया. इस एरो का मतलब है कि कार्बन और ऑक्सीजन जो मेरे रिएक्टेंट थे, ये दोनों मिलके बन गए कार्बन डाइऑक्साइड. अब दोबारा से मुझे कार्बन और ऑक्सीजन नहीं मिल सकता है. इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शन विच आर यूनिडायरेक्शनल, एक तरफा होते हैं, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट देते हैं, बट दे कैनॉट गिव प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट. अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इसी कार्बन डाइऑक्साइड से तुम कार्बन और ऑक्सीजन बना लो, तो इज इट पॉसिबल फॉर यू स्टूडेंट टू मेक? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं. व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन? दोज रिएक्शन
which convert reactant to product but cannot convert product to reactant। ऐसे रिएक्शंस जो रिएक्टेंट को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट को दोबारा से रिएक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर तुमने राइस लिया और तुमने चिकन लिया और उसके साथ चिकन बिरयानी बना ली, अब तुमको दोबारा से बोला जा रहा है कि तुम उस चिकन बिरयानी से दोबारा से रॉ राइस और रॉ चिकन बना लो, तो क्या पॉसिबल है स्टूडेंट्स? नहीं है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें हम रिएक्टेंट को दोबारा से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, इन रिएक्शंस को बोला जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये दोबारा से वापस नहीं हो पाते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है स्कूल लेवल से करे होंगे। जैसे कि बहुत कॉमन सा रिएक्शन है, अगर मैं AgNO3 को रिएक्ट करा देती हूँ NaCl के साथ। स्टूडेंट, अगर मैं AgNO3 का रिएक्शन कराती हूँ NaCl के साथ, तो मुझे मिल जाएगा AgCl और AgCl के साथ साथ मुझे मिल जाएगा NaNO3। अब ये मैं चाहूँ, जो मेरा AgCl है ना स्टूडेंट, ये बन गया प्रेसिपिटेट। नाउ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ PPT। सो अगर मैं ये सोचूं कि मैं दोबारा से इस AgCl और NaNO3 से AgNO3 और NaCl बना लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों, वो रिएक्शंस जो एक सिंगल डायरेक्टली रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, वापस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं, उनको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब बात हम कर लेते हैं इसी टाइम पे रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है बच्चों? लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। सो वी विल सी रिवर्सिबल रिएक्शन। स्टूडेंट, रिवर्सिबल रिएक्शंस में हम सबसे पहले इसको ये देखने वाले हैं, यहाँ पे हम एक अलग टाइप का एरो यूज़ करते हैं और ये एरो कुछ इस तरह से होता है। इस एरो में एक पॉइंट इस तरफ होता है आधा एरो और दूसरा पॉइंट इस तरफ होता है आधा एरो का। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे इस तरफ मेरे पास मैंने ले लिया A+B और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे ले रही हूँ C+D। इस तरह से मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों के रिप्रेजेंटेशन में फ़र्क है बच्चों। ये तुम्हारा यूनिडायरेक्शनल एरो था। ये जो एरो है ना बच्चा, जिसमें हम इस तरह से दो टाइप के एरो यूज़ करते हैं, इसे बोला जाता है बाय डायरेक्शनल एरो। इट इज़ नोन एज अ बाई डायरेक्शनल एरो। दो तरफा एरो है, आधा आगे की तरफ पॉइंट कर रहा है और आधा पीछे की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो जो आगे की तरफ पॉइंट करता है वो दिखाता है फॉरवर्ड रिएक्शन, आर स्टैंड एज रिएक्शन। ए से बी को आधा पॉइंट कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो ये आधा दिखा रहा है इसे हम बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, या तो फिर बैकवर्ड के साथ साथ तुम इसको बच्चों रिवर्स रिएक्शन बोल सकते हो या रिवर्सिबल रिएक्शन बोल सकते हैं। सो व्हाट इज गोइंग टू बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन दैट वी विल सी राइट नाउ स्टूडेंट्स। में क्या होता है, ऐसे रिएक्शंस में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और दोबारा से अगर तुम चाहो तो अपने प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर सकते हो रिएक्टेंट में। तो इफ़ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो व्हाट इज अ डेफिनेशन? those reactions in which reactant gets converted into product
into product and product can be converted into reactant. This is what is रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट. अब बच्चों इरिवर्सिबल रिएक्शन में आ जाओ. इरिवर्सिबल रिएक्शन की खासियत ये है कि अगर मैं 100 मोल्स का ये रिएक्शन कर रही हूँ तो एक ऐसा टाइम आएगा, इनिशियली ये 0 है, बट एक ऐसा टाइम आएगा जब ये तुम्हारा 100 0 हो जाएगा और ये 0 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा. पूरा रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बच्चों किसमें, प्रोडक्ट में. तो ये रिएक्शन क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑलवेज कंप्लीट्स. ऐसे रिएक्शन हमेशा कंप्लीट हो जाते हैं. दे कम टू द कंपाइलेशंस. वेयर ए स्टूडेंट, अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूं, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, दे आर नेवर कंप्लीटेड. ऐसे रिएक्शंस कभी भी नेचर में कंप्लीट नहीं होते हैं. दिस रिएक्शंस never comes to end. ओके, ऐसे रिएक्शंस एंड नहीं करते हैं. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया है और फिर रिएक्शंस की बात करने लगी हैं. बच्चों, इक्विलिब्रियम को समझने के लिए तुम्हारे लिए रिवर्सिबल रिएक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है. रिवर्सिबल रिएक्शंस ही होते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में. पहली चीज़, आगे हम इस पूरे चैप्टर में इस तरह के रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन. बट बच्चों, तुमको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या डिफरेंस होता है और कैसा डिफरेंस होता है. तो ये हमने पूरा का पूरा समझ लिया कि रिवर्सिबल रिएक्शन बाई डायरेक्शनल होते हैं. आधा आगे की तरफ जाता है, जो आगे की तरफ जा रहा है उसको मैं फॉरवर्ड बोल रही हूँ, जो पीछे की तरफ दोबारा से रिटर्न आ रहा है उसको मैं बैकवर्ड बोल सकती हूँ, या मैं उसको रिवर्स बोल सकती हूँ. इसके अलावा मैंने बोला बच्चों, ऐसे रिएक्शंस कभी ख़त्म नहीं होते. मान के चलो मैंने तुमको वो टग ऑफ वॉर गेम की बात करी ना, कि टीम ए भी उतना ही फोर्स लगा रही है, टीम बी भी उतना ही फोर्स लगा रही है. अगर एक ऐसा पॉइंट आया कि दोनों के फोर्स में से किसी का एक फोर्स कम हो गया तो डेफिनेटली वो गेम एंड हो जाएगा. मतलब कोई ना कोई विनर और कोई ना कोई लूज़र हो जाएगा. लेकिन बच्चों, मान के चलो अगर वो दोनों उतना ही फोर्स लगा रहे, दोनों उतनी ही मेहनत से खींच रहे, फोर्स ए और फोर्स बी दोनों बराबर है, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चा ना टीम ये वाली जीत रही है और ना ये वाली जीत रही है. मतलब वो चीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही है. इट इज़ नॉट कमिंग टू एन एंड. Now student, forget about irreversible reaction. Chemical equilibrium is always taking place in reversible reaction. That means for next days, until and unless we are talking about chemical equilibrium, you have to understand, जो मिस बात कर रही है वो मिस सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रही है, मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात नहीं करूँगी. ओके बच्चों, तो मैंने तुम लोग को एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया टग ऑफ वॉर गेम का, और फिर मैं डायरेक्टली जंप कर गई रिएक्शंस के ऊपर. शायद तुम्हारा अभी तक कंसेप्ट भी नहीं क्लियर हुआ होगा कि इक्विलिब्रियम होता क्या है. तो बच्चों, अब टाइम आ गया है कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए. जब तुमको पता चल गया है बाई डायरेक्शनल एरो के बारे में, और जब तुमको पता चल गया है कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, तो स्टूडेंट्स हम अभी बात करेंगे. We will take few examples, those examples which will make us understand what is chemical equilibrium. सबसे पहले बच्चों, इक्विलिब्रियम 2-3 तरीके से हो सकता है. ठीक है, अभी मैं बोलूं कि मेरे पास ये एक बॉक्स है. ओके, वी विल टेक इट हियर. ओके, ये मेरे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स पे मैं इस तरफ से फोर्स लगा रही हूँ. ओके, अगर मैं इस तरफ से सिर्फ एक तरफ से फोर्स लगाऊंगी तो मेरा बॉक्स आगे की तरफ मूव करने लगेगा.
लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं सेम उतना ही फोर्स इस तरफ से भी लगा रही हूँ, इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है और इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है। तो होगा क्या बच्चों, व्हाट विल हैपन इन दिस केस? इन दिस केस योर बॉक्स विल रिमेन हियर ओनली, इट विल नॉट मूव एनीवेयर, क्योंकि फोर्स ऑफ ए इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बी। इस तरह का जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है इसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। वी कॉल इट एज अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अभी भी आप लोगों के माइंड में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है इक्विलिब्रियम के लिए। स्टूडेंट थोड़ा सा टाइम दो, यू विल अंडरस्टैंड whole concept and it is a very important and as well as interesting chapter. So listen, अब ये बॉक्स रुकी हुई चीज़ थी, तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टॉप। एक रुकी हुई चीज़ पे तुम फोर्स लगा रहे हो दोनों तरफ से बराबर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, मेरे पास यहाँ पे एक बीकर है। ओके स्टूडेंट, ये मेरे पास एक बीकर है। दिस बीकर इज फिल्ड विथ वाटर। दिस बीकर इज फिल्ड विथ वाटर। इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब मैंने क्या कर दिया, इस बीकर में एक टैप के थ्रू और पानी डाल रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आप बोलोगे ठीक है, इट इज़ वेरी पॉसिबल, मैं एक बीकर के अंदर पानी डाल रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ ना बच्चों, जितना पानी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ना, उतना ही पानी मैं इसके अंदर से निकाल भी रही हूँ। तो होगा क्या, पानी आने की स्पीड और पानी निकलने की स्पीड बराबर है, तो क्या तुम्हारा बकेट भरेगा? बोलो नहीं भरेगा ना। क्यों? ऑब्वियसली जितना आ रहा है उतना तो निकल रहा है। क्या तुम्हारे बकेट में पानी कम हो जाएगा? नहीं कम होगा, क्योंकि जितना है, जितना आ रहा था, जितना निकल रहा है उतना आ रहा है, तो कम भी नहीं होगा ना, उतने का उतना ही रहेगा। ध्यान देना बच्चों, पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, लेकिन तुम्हारी पोजीशन मूव नहीं हो रही है। एक चलती हुई चीज़ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन है और इसे हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, मूविंग इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। आप देखोगे मैं EQ बहुत जगह पे यूज़ कर सकती हूँ इक्विलिब्रियम के लिए, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ज़रा सा समझना मैं क्या कहना चाहती हूँ इक्विलिब्रियम के टर्म्स में। अब पहले एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, टग ऑफ वॉर गेम पे। टीम A उतना ही फोर्स लगा रही है और टीम B भी उतना ही फोर्स लगा रही है। ये भी रस्सी खींच रहा है, वो भी रस्सी खींच रहा है, दोनों टीम उतनी की उतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ना तो हैंकी इसकी तरफ जा रही है ना उसकी तरफ जा रही है। ठीक है बच्चों, मेहनत दोनों कर रहे हैं, बट देर इज़ नो चेंज इन पॉइंट, और उसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, रुका कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को नहीं मिल रहा है? चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। पानी आ रहा है, पानी जा भी रहा है, लेकिन आपको उसके अंदर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। एंड दैट इज स्टूडेंट नोन एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या एक और एग्जाम्पल ले लें हम लोग इससे रिलेटेड? ओके स्टूडेंट्स, समझने के लिए वी विल कंसीडर कि हम एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, जैसे कि हम सच में बैठे हुए हैं, और उस क्लासरूम्स में 20 बच्चे हैं। वी आर टेकिंग ओनली 20 स्टूडेंट्स। अब मैं क्या कर रही हूँ, 2 बच्चे को अंदर ले रही हूँ। जैसे मैंने 2 को अंदर लिया, वैसे ही मैंने 2 को बाहर कर दिया। 2 बच्चे अंदर आए तो 2 को बाहर भेज दिया। अब बताओ बच्चे मेरे क्लासरूम्स में कितने हैं? मेरे क्लासरूम्स में अभी भी 20 ही बच्चे हैं, या 32 हुए? नहीं। क्यों नहीं हुए मैम? क्योंकि 2 आए थे और 2 को आपने बाहर भेज दिया, तो 32 कैसे होंगे? 30 ही रह गए ना। और क्या वो 28 हुए? नहीं मैम, आपने 2 को भेजा तो 2 को अंदर वापस ले भी तो लिया, तो हमारे पास 20 ही बच्चे रह गए, हमने 20 का नंबर लिया था स्टूडेंट्स। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हाट यू विल सी कि ना तो बच्चे बढ़ रहे हैं ना तो बच्चे कम हो रहे हैं, वो पॉइंट नहीं चेंज हो रही है। लेकिन तुम ध्यान दो, क्या प्रोसेस रुक गया है? काम नहीं हो रहा है क्या? काम तो हो रहा है, बच्चे बाहर भी जा रहे हैं, बच्चे अंदर भी आ रहे हैं, वो बेचारे मेहनत तो कर रहे हैं, बस सिर्फ कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसी को हम बेटा इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम, जब तेरे जाने की स्पीड
और वापस आने की स्पीड एक जैसी हो गई, मतलब दो जा रहा है तो दो अंदर आ रहा है, तो क्या चेंज आएगा? चेंज तो कुछ नहीं आएगा ना स्टूडेंट। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इक्विलिब्रियम इज स्टूडेंट। इक्विलिब्रियम इसी को बोलते हैं, जब जाने की स्पीड आने की स्पीड एक जैसी हो जाए, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके बाद तुम रिएक्शन में चेंजेस नहीं देखोगे कुछ टाइम के लिए, फिर चेंजेस कैसे आएंगे वो हम लोग बाद में बात करेंगे लेटर ऑन। अभी जो हमारा इंटेंशन है वो ये है कि आप इक्विलिब्रियम को समझ लो। अब एक और ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपके माइंड में अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है भी इक्विलिब्रियम को लेके, तो वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। बच्चों, अब आप बोल सकते हो मैम आपने स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करी और उसके साथ आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करी, तो बताओ ना हम लोग ये चैप्टर में स्टैटिक पढ़ने वाले हैं या डायनामिक पढ़ने वाले? बच्चों, हम रिएक्शंस की बात करेंगे, हमारा रिएक्शन मूविंग होगा, हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायनामिक इक्विलिब्रियम इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप दिस मच पॉइंट इज क्लियर। थोड़ी बहुत क्लियरिटी आपके माइंड में आ गई होगी और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो आपको 100% क्लियर कर देगा कि कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये पार्ट यूज करते हैं और वी विल सी हाउ डज इक्विलिब्रियम टेक प्लेस। ये मैंने एक बीकर लिया। अब जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ना बच्चों, तो आप लोग तो बोलोगे ये सारी चीज़ें तो हमें ऑलरेडी से पता है, इतना सिंपल है इक्विलिब्रियम को समझना। इट इज़ सो सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। ये मैंने एक बीकर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग बार बार ले रहे हैं केमिस्ट्री में, और इस बीकर के अंदर मैंने पानी भर दिया। तुम कुछ और भी भर सकते हो, इट इज़ ऑल अप टू यू। सो माई बीकर इज फिल्ड विथ वाटर स्टूडेंट्स। Now what I am going to do is, अब मैं आपको थोड़ा सा इस पॉइंट पे ना बच्चों रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस समझा देती हूँ, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है तुमको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, तो वो तुम्हारा कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। अगर मैंने इस बीकर के ऊपर, अब पहले हम रिवर्सिबल का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास बीकर था और इस बीकर को मैं नीचे से मैंने बर्नर लगाया है और बर्नर लगा के मैं इसको हीट कर रही हूँ, ठीक है। मैं इसको हीट कर रही हूँ, तो जब मैं हीट करूँगी, पता है धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, लिक्विड विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। यस, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। क्या नया बता रहे? कुछ भी नहीं बच्चा, तुम्हारा पानी जो है वो ऊपर चला गया, ठीक है। अब मैं तुमको बोलूँ कि उसी पानी को नीचे लेके आओ, वापस लेके आओ, बोलोगे क्या मजाक है मिस, ये कैसे होने वाला है, हम थोड़ी जाके एनवायरनमेंट में से वही पानी वापस ला पाएंगे। ऐसा ही तुम्हारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस एक बार चला गया, जैसे इस कंटेनर का पानी एक बार अगर चला गया किधर ऊपर, तो अब वो वापस आने वाला नहीं है। यूनिडायरेक्शनल था, सिर्फ जा सकता है, वापस नहीं आ सकता है, सेम वही चीज़। अब बेटा अगर मैं इसी को दोबारा से रिटर्न लाना चाहती हूँ ना, तो रिटर्न लाने के लिए मैं क्या करूँगी, अपना जो ये बीकर है ना, इस बीकर के ऊपर मैं एक लिड लगा दूँगी। इस बीकर के ऊपर मैं एक लिड लगा दूँगी। अब जब मैंने अपने बीकर के ऊपर लिड लगाया और मैं उसको हीट कर रही हूँ, तो धीरे धीरे मेरे पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद माई लिक्विड विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैस, राइट। इट इज़ वेरी ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड। तो जब मेरा गैस क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाके उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, मेरा गैस कुछ इस तरह से ऊपर जमा हो जाएगा। अब ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इवॉपरेशन होता है। लिक्विड जो है अगर ऊपर चला जाए और गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ इवॉपरेशन, राइट स्टूडेंट। तो पहले शुरू में तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, तुम्हारा पानी ऊपर जा रहा है, लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस। अब तुम ये सब अपने डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करके भी देख सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग समथिंग वेरी डिफिकल्ट जो आप नहीं एक्सपेरिमेंटली कर सकते हो। अब थोड़ी देर लिड पे जब तुम्हारा गैस जमा होगा, तो गैस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों, ठंडा हो जाएगा।
गैस विल कूल डाउन, और द मोमेंट तुम्हारा गैस कूल डाउन हो जाएगा वो नीचे गिरने लगेगा, मतलब वो गैस दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ऐसे प्रोसेस को कंडेंसेशन बोला जाता है स्टूडेंट्स। ओके, तो अब क्या हो रहा है, इवोपरेशन होके पानी ऊपर गया, कंडेंसेशन होके ऊपर का पानी नीचे आ गया, तो ना तुम्हारा पानी कम हुआ ना पानी तुम्हारा ज़्यादा हुआ। ऐसी ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं बच्चा, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, बट देयर आर सम few aspects students which we have to take into consideration। ज़रा सा सोचो कि जब मैंने ये रिएक्शन शुरू किया तो सबसे पहले क्या हुआ बच्चा, सबसे पहले तो मेरा पानी गर्म हुआ, छोड़ो समझ लेते हैं पानी गर्म हो गया। अब इसके बाद की बात करो बेटा, सबसे पहले तो इवोपरेशन ही हुआ, कंडेंसेशन तो बाद में आएगा ना, ऊपर तो कुछ था ही नहीं पहले आने के लिए। तो शुरू में इनिशियली देयर वाज ओनली इवोपरेशन। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, शुरू में सिर्फ इवोपरेशन था। इनिशियली हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, गैस ऊपर जमा हो गए, गैस एक्यूमुलेट हो गए हैं लिड के ऊपर। तो अब वो जब लिड के ऊपर जमा हो जाएंगे तो कुछ देर में वो ठंडे होने लगे। अब ठंडे होंगे तो इवोपरेशन भी होगा, इवोपरेशन विल टेक प्लेस, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन विल ऑल्सो स्टार्ट। अब तुम देखोगे तो मैंने एरो बहुत छोटा सा बनाया है कंडेंसेशन का। तुम बोलोगे क्या मतलब, मैं थक गई थी बड़ा एरो बनाने के लिए। नहीं स्टूडेंट, वो छोटा एरो बना के मैं तुमको क्या बता रही हूँ, मैं तुमको बता रही हूँ इवोपरेशन ज़्यादा स्पीड से हो रहा है क्योंकि नीचे पानी ज़्यादा है, और कंडेंसेशन कम स्पीड से हो रहा है क्योंकि ऊपर पानी कम है। The small arrow indicate evaporation is at higher speed taking place, whereas condensation is taking place at lower speed students. I hope you are getting। अब कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि evaporation की स्पीड ज़्यादा है ना बच्चा, तो थोड़ी देर बाद तेरे ऊपर नीचे का पानी कम होने लगेगा और ऊपर पानी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इवोपरेशन और कंडेंसेशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अभी तक बिल्कुल भी एकदम से सेम नहीं हुए हैं। अभी भी इवोपरेट ज़्यादा हो रहा है, ऊपर अगर 10 जा रहा है तो नीचे 8 आ रहा है, ऊपर 10 जा रहा है तो नीचे 8 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जाने की स्पीड ज़्यादा है और आने की स्पीड कम है। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा ना, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जाएगा भी 9 और आएगा भी 9। देखो बच्चा, पहले सिर्फ 10 के 10 ऊपर जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि ऊपर से आने के लिए तो कुछ था ही नहीं। फिर 10 में से 8 ऊपर जाने लगे, 2 नीचे आने लगे। धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आया, रेशो बिकेम 8:9 का। अब एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जब ऊपर जा भी 9 रहा है और नीचे आ भी 9 रहा है, मतलब योर इवोपरेशन इज इक्वल टू दी कंडेंसेशन। जो तुम्हारा इवोपरेशन हो रहा था उसके बराबर हो गया है क्या, कंडेंसेशन। अब मैं बोलूँ बच्चों कि तुम क्या करो, पानी कम होगा क्या, तो बोलोगे नहीं मिस, ऊपर भी 10 जा रहा है, नीचे गैस कम होगा क्या, नहीं होगा कम। जब हम इस तरह के कंडीशंस की बात करते हैं, जा भी उतना रहा है, आ भी उतना रहा है, इस तरह के कंडीशन को कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोला जाता है। व्हाट इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम क्या होता है? नाउ स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड दैट डेफिनेशन टेल्स यू when rate of forward reaction is
equal to rate of backward reaction. When rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction, that is known as a chemical equilibrium. But अभी तो बच्चों ना मैंने जो बात करी है ना, मैंने वो केमिकल के टर्म्स में बोला ही नहीं है, मैंने वो जो बात करी है आई हैव टॉक्ड अबाउट फिजिकल इक्विलिब्रियम। ऐसा ही बिल्कुल प्रोसेस तुम्हारे केमिकल्स में भी होगा। केमिकल्स में रिएक्टेंट से पहले प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट होगा, फिर कुछ टाइम बाद प्रोडक्ट से चीज़ें रिएक्टेंट की तरफ जाने लगेंगी। और एक ऐसा पॉइंट आएगा बच्चों, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब तेरा आने का स्पीड, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का स्पीड और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने का स्पीड बराबर हो जाएगा, और वही पॉइंट को हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग स्टूडेंट व्हाट इज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी वैसे तो बच्चों हमें देखना है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस एंड इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस, बट अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आप समझ रहे हो इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या होगा, मैं आपको फिजिकल प्रोसेस का ये एक एग्जाम्पल बता चुकी हूँ। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल है लिक्विड वेपर। एक स्टेट लिक्विड था, दूसरा स्टेट वेपर था। लिक्विड वेपर फिजिकल इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर फिजिकल इक्विलिब्रियम, जहाँ पे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होगा, व्हेन रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। वेयर स्टूडेंट, लेट अस सी नाउ व्हाट विल हैपन। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर मैं इस एग्जाम्पल को ले लूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ अ स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम। ऐसा ही तुमको दो तीन सॉलिड लिक्विड के फेज में मिलेगा, तुमको सॉलिड गैस के फेज में मिलेगा, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी मैं तुमको डेफिनेशन समझा रही हूँ इक्विलिब्रियम का, और वो भी बहुत सिंपल टर्म्स में। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज एंड इन टर्म्स ऑफ केमिकल। जाहिर सी बात है बच्चों, हम जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वी आर मोर इंटरेस्टेड ऑन केमिकल रिएक्शंस रादर देन ऑन दिस फिजिकल रिएक्शन, राइट स्टूडेंट? ओके, तो अब जो हमारा डेफिनेशन होगा वो डेफिनेशन हम लिखने वाले हैं इक्विलिब्रियम इन फिजिकल इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। ओके, ये हमारे पास नया डेफिनेशन होगा। अब इस डेफिनेशन को लिखने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास एक रिएक्टेंट है A और दूसरा रिएक्टेंट है B, और वो मुझे दे रहा है प्रोडक्ट C+D। मैं बोल रही हूँ बच्चों ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। आप मान लो कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब इस तरफ भी जाएगा और चीज़ें उस तरफ से भी वापस आएंगी। तो शुरू में मेरे पास सिर्फ 100 मोल्स थे, किसके? रिएक्टेंट के। कभी भी मैं रिएक्शन परफॉर्म करती हूँ ना बच्चों, तो इनिशियली तो मेरा जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट 0 होता है, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। थोड़ी देर बाद माई रिएक्टेंट विल बिकम 90 स्टूडेंट्स एंड माई प्रोडक्ट विल बिकम 10। अभी तक इनिशियली सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की तरफ से चीज़ें जा रही थी। अब क्या हुआ? प्रोडक्ट की तरफ से भी चीज़ें आने की पॉसिबिलिटी है, बट मान लो अभी भी नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद रिएक्टेंट 80 हो गया और प्रोडक्ट 20 हो गया। अब क्या होगा बच्चा? यहाँ से 5 जा रहा है तो वहाँ से 1 आने लगा, 1 आ रहा है। अभी बहुत डिफरेंस है स्पीड में, मतलब तुम्हारा एरो ऐसा कुछ है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ से 5 जा रहा है तो यहाँ से 2 आने लगा। कुछ देर बाद यहाँ के नंबर्स बढ़ जाएंगे, मतलब यहाँ पे 60 हो सकता है। तो जब यहाँ पे 60 हो जाएगा तो यहाँ से अब सिर्फ 4 जाने लगे, और यहाँ से भी 4 जाने लगे, और यहाँ पे हो गया 40। और अब
4 जा रहा है और 4 आ रहा है, मतलब ना तो अब चीज़ें यहाँ पे बढ़ेंगी ना तो अब चीज़ें यहाँ पे कम होंगी। स्टूडेंट अभी ना तुम लोग को एक कन्फ्यूजन हो जाता है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से सॉल्व करेंगे इसके ऊपर और एक एग्जाम्पल लेके। बट उससे पहले देखो, हमेशा ऐसा लगता है ना जब मैं बोलती हूँ बराबर हो जाएगा तो तुम्हारे माइंड में आ सकता है कि ये 50-50 के पे ही रेशो पे बराबर होगा, मतलब जब इस तरफ 50 और इस तरफ 50। नहीं बच्चा, वो इक्वल नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो ये बात मैटर कर रही है कि स्पीड कैसी है। मतलब अभी 2 लोग गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, एक ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया चलाने का, सीखने का, और एक बहुत पहले से चला रहा है, तो वो 80 की स्पीड से चला के अपनी गाड़ी को भगा रहा है। लेकिन जिसने लेट स्टार्ट किया वो थोड़ी ही देर में कवर अप कर सकता है, उसकी स्पीड पे जा सकता है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से अब दूसरा वाला भी 80 की स्पीड से चलाने लगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों 50-50 पे ही पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन करें। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम 90-10 पे भी हो सकता है, 20-10 पे भी हो सकता है। सिर्फ स्पीड बराबर हो जाए ना रिएक्शन की, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। तो स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस में क्या होता है? अब अगर इस तरफ 40 बचा है और इस तरफ 60 बचा है, 40 में से 4 गया और 60 में से 4 आ गया। अब बताओ बच्चों कितना है? तो 4 गया 4 आया, मतलब यहाँ पे 40 और यहाँ पे 60, कुछ बदला ही नहीं। तो क्या हो रहा है? देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन। यस, तो यहीं से ना अपना डेफिनेशन क्यों ना हम डराइव कर लिख लेते हैं। when there is no change in concentration, when there is no change in concentration of reaction, जब तुम्हारे रिएक्शन का कंसंट्रेशन नहीं बदल रहा है, और when there is no change in the concentration of reaction में तुम ये भी लिख सकते हो of reactant and product। ना तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है और ना ही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। अब बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है कि ना ही तुम्हारे रिएक्टेंट का पोजीशन कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है ना प्रोडक्ट का? क्योंकि दोनों की स्पीड क्या हो गई है? बराबर हो गई है। When there is no change in the concentration of reactant and product, why is it happening? We say that reaction has established. We say reaction has established position of equilibrium. Position of equilibrium because rate of forward reaction is equal to rate of बैकवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। ये तुम्हारे पास डेफिनेशन है स्टूडेंट्स केमिकल इक्विलिब्रियम का। बच्चा बोल रहा है जब तुम्हारे रिएक्शन का कंसंट्रेशन एक जैसा हो जाए, मतलब ना वो कम हो और ना ज़्यादा हो, ना तुम्हारा रिएक्टेंट कम हो रहा है ना तुम्हारा प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा है, उतने का उतना ही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और इसी को हम पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। स्टूडेंट आगे जाके ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड माइंड स्टूडेंट, ये बेस है तुम्हारे 12th का। इस चैप्टर को तुम स्किप करके अगर सोचो कि तुम 12th आसानी से पढ़ लोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये चैप्टर इंक्लूडेड है उनके बीच में। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टूडेंट्स, एंड वी आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट लेक्चर्स what are the physical processes and what are the chemical processes, और हम कुछ लॉज और कुछ हम डेरिवेशंस इस चैप्टर में आगे करने वाले हैं। आज के लेक्चर में बच्चों हमने सिर्फ ये समझा है इक्विलिब्रियम होता क्या है, और आपको समझने के लिए इतना टाइम देना भी चाहिए आपके माइंड में इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट एकदम बराबर से घुस जाए। अभी एकदम सिंपल टर्म्स में तुम समझो ना इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो तुम ये बोल सकते हो
व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे जाने की स्पीड और पीछे आने की स्पीड एक जैसी हो जाए, तो उस सिचुएशन को हम बेटा, उस कंडीशन को हम पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के बाद भी चीज़ें हो रही हैं, मेहनत अभी भी लग रही है, लेकिन कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, उतने पे ही चीज़ें रुक गई हैं। रुक नहीं गई है, हो रही है, लेकिन चेंजेस नज़र नहीं आ रहे। टीम ए भी फोर्स लगा रही है, टीम बी भी फोर्स लगा रही है, लेकिन दोनों बेचारे सेम फोर्स लगा रहे हैं, और वो सेम फोर्स लगाने की वजह से ना तो इसको मिल रहा है ना उसको मिल रहा है, बट मेहनत बच्चों दोनों के दोनों कर रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होने के बाद ऐसा नहीं है कि चीज़ें रुक गई हैं, लेकिन चेंज नहीं हो रहा है। जैसे 4 आ रहा है तो 4 जा रहा है, मेहनत कर रहे हैं। मैं 2 बच्चों को भेज रही थी, मैं 2 बच्चों को अंदर ले रही थी, वो बच्चे मेहनत कर रहे थे, बट अंदर जो क्लास में बच्चे थे वो बिजी हो रहे थे, चेंजेस नहीं आ रहा था, बिकॉज फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आने और जाने का स्पीड एक जैसा था। एंड दिस इज नोन एज अ केमिकल इक्विलिब्रियम। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी physical equilibrium process and chemical equilibrium process. Thank you students for watching my lecture, and keep watching. Thank you students.